अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग टेरा टॉक्स। आई एम योर होस्ट अनीकुर रहमान। आज हम एक ऐसी ब्रांड के बारे में बात करेंगे जो सस्टेनेबिलिटी और एसडीजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम टेरा मश के बारे में बात करेंगे जो स्पेसिफिकली ओयस्टर मशरूम्स पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डेवलपमेंट टीम से बैतुल्ला हसीब, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर इंपॉर्टेंट टाइम। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं आमिना फातिमा जो रिसर्च टीम की लीड हैं। आमना, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर इंपॉर्टेंट टाइम। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये आइडिया किस तरह आया और आपने टेरा मश स्टार्ट किस तरह से किया। थैंक यू सो मच अनीक फॉर इनवाइटिंग। तो बेसिकली अनीक, जैसा कि आपको पता है कि हम हैं बायोटेक्नोलॉजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट, तो ये आइडिया हमें इस तरह से आया था कि यूनिवर्सिटी में हम देख रहे थे कि कौन से वेस्ट को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो था वेजिटेबल और फ्रूट पील्स, तो उसको यूटिलाइज़ करके हमने मशरूम्स को ग्रो किया। ये आइडिया इस तरह से आया था कि हम सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहें और एचईसी की जो रिक्वायरमेंट है सस्टेनेबिलिटी रिसर्च में हो, उसको हम मद्देनज़र रखते हुए करें रिसर्च। ठीक है, जिस तरह आमना ने बताया हसीब के ये आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और आप लोगों की स्पेसिफिकली आइडिया किस तरह है, तो आप मुझे ये बताएं कि सस्टेनेबिलिटी पे आप लोग काम किस तरह कर रहे हैं और आप कौन कौन से वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने भी बताया कि हम फ्रूट पील्स और वेजिटेबल पील्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम कैफेटेरिया से कलेक्ट कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी के अप्रोचेज़ को हम यही इसी तरह यूज़ कर रहे हैं कि हम वेस्ट जो कि पोल्यूशन का सबब बनता है, अगर वो लैंडफिल वगैरह में डंप हो तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। लैंडफिल में जाने से पहले ही हम उसको यूज़ करके हम उसका एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो जो वेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी आगे हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका वो ज़ीरो वेस्ट बन जाता है। ज़ीरो वेस्ट बन जाता है। आमना, मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी हसीब ने बताया कि आप लोग किस तरह से सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो क्योंकि आप लोगों की ब्रांड टेरा मश एक ऐसी ही ब्रांड है जो एसडीजीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको जो है जो सस्टेनेबिलिटी का काम है, इस फूड वेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली एक चैलेंज बन चुका हुआ है और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये काफ़ी एक चैलेंजिंग काम है, तो आप लोग इस चैलेंज को किस तरह से फेस कर रहे हैं और आप लोग किस तरह से फूड वेस्ट को जो है वो कम करके सस्टेनेबिलिटी में लेकर आ रहे हैं। तो फूड वेस्ट को हम इस तरह से कम कर रहे हैं कि सबसे पहले हम उसको स्टेरलाइज कर लेते हैं और उसको एज अ रॉ मटेरियल और सबस्ट्रेट जो है अपने मशरूम्स के लिए एक ग्रोथ मीडियम, जैसे आप कहते हैं कि किसी बेसिक प्लांट के लिए सॉइल एक ग्रोथ मीडियम है, सरफेस एरिया उसको रिक्वायर है वो सॉइल है, तो वैसे ये जो फूड वेस्ट है हमारे मशरूम के लिए ग्रोइंग मीडियम के तौर पर यूज़ हो रहा है। ग्रोइंग मीडियम के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो असीब, आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले जो है फूड वेस्ट कहाँ जाता था और आप लोग उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया कि जो पहले फूड वेस्ट वगैरह था वो ज़्यादा लैंडफिल्स वगैरह में जाता था, जहाँ वो कंपनीज वगैरह होती हैं वो जाके लैंडफिल्स में डंप कर देती हैं जो यहाँ से कलेक्ट करती हैं, तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं और उसको आगे प्रोडक्ट में डेवलप कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके उनको बायोडिग्रेडेबल बना रहे हैं ताकि वो उस प्रोडक्ट की जो उसकी एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज़ करे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है आमना, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह आप लोगों की सस्टेनेबिलिटी पे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो ऑयस्टर मशरूम के हेल्थ और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या हैं कि एक इंसान खाए तो उसको एक बेनिफिट नज़र आए। बेसिकली अगर हम एक रॉ ओवरव्यू डालें इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे, तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इसमें फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल आप कह लो कि 0.5 समथिंग, 0.2, 0.3 इस तरह की परसेंटेज में आ रहा है। तो ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जिनको हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जो जिम फ्रीक लोग हैं उनके लिए भी है, कुछ लोग होते हैं जो मीट नहीं खा सकते उनके लिए भी ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन की एक डेंस रिक्वायरमेंट है, अच्छी हमारे पास रिक्वायर हमें दे रही है प्रोटीन ये। और ये है कि इसकी अब इन सब के बाद अगर मैं बात करूं तो ये है कि जो लोग बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं वो भी इनको ले सकते हैं। ठीक है आमना, मुझे आपने जिस तरह बेनिफिट्स तो बता दिए, आपको ये प्रोडक्ट बनाते हुए क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या हर्डल्स आए वो आप थोड़ा बताएंगे। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि हमें एज सच कोई चैलेंजेस नहीं है तो इसमें कोई झूठ नहीं है, मगर चैलेंज जो हमें आया वो ये था कि जब हम स्टेरलाइजेशन करते थे अपने फ्रूट पील्स और इस सब की, उसमें थोड़ा सा चैलेंज आया था। और इसके अलावा स्पॉन प्रोडक्शन में आया था क्योंकि अभी हमारे टिश्यू कल्चर लैब के साथ प्रॉपर एक्सेस नहीं है, तो अभी हम स्पॉन्स जो है वो वेंडर से ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा हसीब, आप मुझे ये बताएं कि आपको कोई वेदर की या कोई इस तरह की लिमिटेशंस हैं इस प्रोडक्ट इसकी प्रोडक्शन करते हैं। इसकी वेदर में ये होता है कि अगर गर्मी का सीज़न चल रहा है समर में तो उसमें हमें एसी की रिक्वायरमेंट होती है, फिर इस तरह का वो रूम में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह इस तरह उसको वो मैनेज करना पड़ता है कि वो उसकी प्रोडक्शन के उसको काबिल बनाया जाए। लेकिन अगर विंटर का सीज़न चल रहा हो तो टेम्परेचर का इतना नहीं होता, तब ह्यूमिडिटी का थोड़ा होता है, वो मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम वो कर रहे हैं कि डिफरेंट
चीज़ें वगैरह, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इसको वो बनाएं प्रोडक्शन के काबिल। ठीक है, जिस तरह आप लोग जो टेरामश है वो SDG 13 और 12 पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों का टेरामश है वो आप लोग नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ देखते हैं और आप लोग किस तरह से इस ब्रांड को ग्रो करेंगे? नेक्स्ट 5 ईयर में, क्योंकि हमारा सस्टेनेबिलिटी ड्राइवन प्रोजेक्ट है और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो भी न्यूट्रिशनल रिच कंपोस्ट है, तो इसकी जो है मैं इसको इंटरनेशनल ब्रांड बनते हुए देख रही हूँ कि हम इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है हसीब, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी आमना ने बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आप लोगों का क्या प्रोसेस है और आप लोग इसका प्रोडक्शन लेवल किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे? इसका प्रोडक्शन लेवल हम इसी तरह से इंक्रीज़ करेंगे कि हम इसका जो एरिया, जो हमारे पास प्रोडक्शन का एरिया है उसको इंक्रीज़ करें ताकि हमारे पास इसकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो। और हमारे पास जो इसके लिए अभी हम 2 ही हैं, तो हम चाहते हैं कि और भी लोगों को रखें, उनको ट्रेनिंग वगैरह दें ताकि हमारे जो काम है उसकी भी वो जो एक क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ हो सके। और इसके अलावा हम पार्टनरशिप्स वगैरह चाहते हैं ताकि वो भी हो और इसको स्केल अप करने में ज़्यादा हेल्प। ठीक है, अच्छा आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने और एक से भी जो फंडिंग विन की इस टेरामश ने, उसके अलावा आप लोगों का UL में डिस्प्ले हुआ, LCCI में डिस्प्ले हुआ, तो उसके बारे में बताएं कि वो कैसा प्रोसेस था, आप लोगों को क्या एक्साइटमेंट थी और किस तरह से आप लोगों ने डिस्प्लेस जो हैं सबमिशंस करवाई थी? ओके, तो अगर ऑरिक की बात करें तो यूनिवर्सिटी का बहुत सपोर्ट था, तो उसमें एक्साइटमेंट पहले नहीं थी, प्रेजेंटेशन देने के बाद जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद थी। पहले तो यही था कि होगा नहीं होगा, इस तरह से था। और UL में जब हमने एग्जीबिशन की थी तो तब तो हमें 3rd पोजीशन मिली थी और अब प्राइज़ मनी भी मिली थी। इसके अलावा LCCI में जब की थी तब भी हमारे प्रोडक्ट की बहुत एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग हुई थी, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। और अब हम अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। ठीक है, थैंक यू आमना एंड हसीब फॉर गिविंग अस एन इम्पॉर्टेंट टाइम। आपने हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, अपनी ब्रांड के बारे में बताया। सो नाज़रीन, ये एक ऐसी ब्रांड है जो सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है, SDG 13 पे, 12 पे और 3 पे काम कर रहे हैं, जिसमें फूड वेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं और SDG 13 में लेके एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो टेरामश की जो वेबसाइट्स है और जो इनके जो हैंडल्स हैं उनको आप लाजमी विज़िट कीजिए ताकि आपको पता चले ये किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिनसे ये गुजरे हैं। सो मुझे दीजिए इजाज़त, हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए टेरा टॉक्स। अल्लाह हाफ़िज़।